हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में टोटल आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि यह क्लास जो होता है आपके लिए हर रोज़ दिन में 2 बजे होता है। एक क्लास 11 बजे होता है साइंस का, फिर अभी 2 बजे होता है, फिर रात में 8:30 बजे होता है। ठीक है, ये 3 टाइम आपका क्लास चल रहा है। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन याद है आपको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है। द्रव्यमान की इकाई नहीं है। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक, इसमें से द्रव्यमान की इकाई नहीं बोल रहा है। ठीक है, पाउंड, डाइन, ग्राम या फिर किग्रा, इसमें से द्रव्यमान की इकाई नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डाइन जो होता है आपका, डाइन यह द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आता है जी दूसरा नंबर कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है सतह पर, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर या फिर गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। सही जवाब हो जाएगा ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि बर्फ पानी पर तैरती है क्यों। बर्फ जो होता है वह पानी पर तैरती है क्योंकि, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि, तो सही जवाब हो जाएगा क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक, आगे चलते हैं। बर्फ का जो घनत्व होता है ना वो पानी की अपेक्षा में कम होता है। बर्फ का घनत्व कम होता है, याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो होता है, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, आयतन या फिर बल। चौथा का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा घनत्व, इसका सही जवाब है। उत्प्लावन बल जो होता है किस कारक पर निर्भर करता है, वो तो घनत्व पर निर्भर करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह किस पर निर्भर करता है। आकार पर, द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर, ये सभी पर। किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है, 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पर। आकार पर भी, द्रव्यमान पर भी, त्रिज्या पर भी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। किसी वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह निर्भर करता है ये सभी पर। छठा नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान। पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। सही जवाब है छठा का घटता है, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो घट जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अधिकतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है जल का ताप बढ़ने पर इसकी सैन्यता, जल का टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी सैन्यता क्या होगा, कम जाएगा, बढ़ जाएगा, अब बढ़ेगी या घटेगी, दोनों या फिर अपरिवर्तनीय रहेगी। जल का ताप बढ़ाने पर इसकी सैन्यता क्या होगा फ्रेंड्स, 8 का सही जवाब है कम होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होता है तो त्वरण नियत है, त्वरण शून्य है, वेग नियत है या फिर वेग और त्वरण दोनों परिवर्तित है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होता है तो सही जवाब हो जाएगा त्वरण नियत रहता है, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव की इकाई, पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होता है जी, सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव की जो इकाई होता है वह न्यूटन प्रति मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल, उत्प्लावन बल, प्रणोद या फिर इसमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वीय बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो 12 का सही जवाब हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान रहेगा। निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान जो रहता है वो समान रहता है, वेग, बल, त्वरण या फिर चाल। निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान रहेगा, 13 का सही जवाब है 40 का सही जवाब फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि
दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? अपकेंद्र बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल या फिर अभिकेंद्र बल। तो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्र बल, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है संवेग की, ऊर्जा की, कार्य की या फिर जड़त्व की। तो न्यूटन का प्रथम गति का जो नियम है वह संकल्पना देता है, सही जवाब हो जाएगा जड़त्व की। ठीक है, न्यूटन की प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जड़त्व की। 15 का ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्किमिडीज, न्यूटन, फैराडे, गैलीलियो। तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? सही जवाब हो जाएगा न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है केवल आकाशीय पिंडों के लिए, केवल अनावेशित कणों के लिए, केवल ग्रहों के लिए या फिर सभी पिंडों के लिए? तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है वह सभी के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल या फिर स्थिर विद्युत बल। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल अंग क्या होता है? सभी दुर्बल होता है। 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? आधा, 2 गुना, 4 गुना या फिर 1/4। तो किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाता है? 19 का सही जवाब है आधा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कौन से जड़त्व की माप है? इसमें से कौन जो होता है वह जड़त्व की माप है? वेग, द्रव्यमान, भार या फिर त्वरण? इसमें से जड़त्व की माप, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा जड़त्व की जो माप होता है फ्रेंड्स वह द्रव्यमान होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर, ठीक है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? 21 का सही जवाब है समान वेग और समान चाल का, 21 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है जी कि चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, सेमी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चाल का मात्रक जो होता है बताते हैं आपको, सही जवाब होगा मीटर प्रति सेकेंड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चाल का मात्रक होता है। ठीक, आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, ये सभी। तो किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है, 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो सकता है, शून्य भी, ऋणात्मक भी, धनात्मक भी। 24 सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की जो ऊष्मा होता है, सूर्य की ऊष्मा, ठीक है, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा संवहन, ताप विनिमय, संनयन या फिर विकिरण। तो सूर्य की जो ऊष्मा होता है पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विकिरण के माध्यम से आती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? चालन, विकिरण, संवहन या फिर इनमें से सभी। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते वह कौन सी है? 25 का सही जवाब हो जाएगा वह जो होता है आपका विकिरण है, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है जी कि भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है वह पता है क्या कहलाती है फ्रेंड्स? यांत्रिकी कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। 27 इसमें से दूरी का मात्रक कौन सा है? दूरी का मात्रक सेकेंड, मीटर, लीटर या फिर किलोग्राम। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। ठीक है, 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 28 बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है गति के प्रथम नियम से, गति के तीसरे नियम से, दूसरे नियम से या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बल की परिभाषा किससे मिलती है? 28 का आंसर याद रखिए, सही जवाब है गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 29 नंबर कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? किसी गतिशील वस्तु
किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल, मंदन, संवेग या फिर त्वरण। तो किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? 29 का सही जवाब हो जाए त्वरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन है जी कि बल तथा समयांतराल का गुणनफल क्या होगा? बल तथा समयांतराल का गुणनफल क्या होगा? वेग, आवेग, संवेग, इसमें से कोई नहीं। तो बल तथा समय अंतराल का गुणनफल क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा आवेग होता है फ्रेंड, 30 का ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, सदैव त्वरित होता है, त्वरित हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक समान गति वाला पिंड जो होता है वह त्वरित नहीं होता है, ठीक है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 का। आगे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? संवेग, मंदन, त्वरण या फिर इसमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? 32 का सही जवाब है मंदन कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, इसमें से कौन सा आभासी बल है? आभासी बल इसमें से कौन सा हो जाएगा? आभासी बल, देखिए आभासी बल पता है क्या होता है? आभासी बल जो हो जाएगा आपका अपकेंद्र बल जो होता है वो आभासी बल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अपकेंद्र बल जो होता है वो आपका आभासी बल होता है। 34, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, वेग, पथ, लंबाई या फिर विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी जो होता है आपका 34 का सही जवाब है चाल कहलाती है, ठीक है, चाल होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होता है। 35, ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ऊष्मा के स्थानांतरण में किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर इसमें सभी। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। 36, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कपूर, नेथलीन, क्लोराइड, अमोनियम या फिर उपयुक्त सभी। ऊर्ध्वपातज पदार्थ इसमें से कौन सा हो जाएगा? 36 का सही जवाब है ये सभी ऊर्ध्वपातज पदार्थ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, घटेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह बढ़ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? 38 का सही जवाब है उन्हें विद्युतरोधी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन है चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? कोबाल्ट के, निकेल के, नर्म लोहा के या फिर इस्पात के? तो चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं फ्रेंड्स? 39 का सही जवाब हो जाएगा वो नर्म लोहा के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक, अतिचालक, विद्युतरोधी या फिर अर्धचालक? तो जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? 40 का सही जवाब है अर्धचालक कहलाते हैं, 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है जी कि बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अधिक होता है? किससे अर्धित होता है, सॉरी, बिजली का बल्ब किससे अर्धित होता है? शक्ति और वोल्टता, शक्ति और धारा, ऊर्जा और बिजली, धारा और वोल्टता। तो 41 का सही जवाब है, याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा इसका शक्ति और वोल्टता, ऑप्शन नंबर ए। 42, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसी ठोस पदार्थ को, ठीक है, कोई ठोस पदार्थ है वह बिना द्रव में बदले, मतलब कोई ठोस पदार्थ है वो द्रव में नहीं बदलता है, सीधे वाष्प में, ठोस से वाष्प में, ठीक है, ठोस से वाष्प में बदल गया तो वो उसे क्या कहते हैं? आसवन कहेंगे, क्वथन कहेंगे, बहुलीकरण या फिर ऊर्ध्वापतन। तो ठोस से कोई चीज जब डायरेक्ट वाष्प बन जाता है तो उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं, 42 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर डी, ठोस से वाष्प ऊर्ध्वापतन। 43, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा बराबर होते, निम्न होते, उच्च होते या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा, उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते, ऑप्शन नंबर बी। 44, चांदी का उष्मीय चलकता तांबे की उष्मीय चलकता की अपेक्षा, चांदी की उष्मीय चलकता जो होता है तांबे की उष्मीय चलकता की अपेक्षा कम होती है, विशिष्ट होती है, अविशिष्ट उष्मा या फिर ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है।
तो चांदी की उष्मीय चालकता जो होता है तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है फ्रेंड 44 का ऑप्शन नंबर डी अधिक होती है। ठीक है 45 आज के क्लास में टोटल जो है 50 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन और है। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा। ठीक है टेलीग्राम से। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो दाब बढ़ने से किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है 45 का सही जवाब हो जाएगा वह जो होगा फ्रेंड्स बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उससे गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही जवाब है जी वह घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी 47। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई जो होता है अव्यवस्थित रहती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है 48 द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में, ठीक है द्रव्य से वाष्प में, यहाँ पे बात हो रहा है द्रव से वाष्प में। देखिए वहां बताए थे कि जब कोई चीज ठोस से वाष्प होता है तो ऊर्ध्वापतन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे द्रव से वाष्प होगा तो क्या होगा बताइए? जब कोई चीज द्रव से वाष्प में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब वाष्पन कहते हैं। द्रव से वाष्प में वाष्पन, ठोस से वाष्प में ऊर्ध्वापतन। चलिए 49 जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह क्या कहलाता है? जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव जो होता है ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह क्या कहलाता है? 49 का सही जवाब है वह गलनांक कहलाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा 50 एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन, एसी को डीसी में बदलने के लिए सही जवाब हो जाएगा दिष्ट कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल हम लोग जो फ्रेंड्स आज इस क्लास में 50 क्वेश्चन पढ़े। हम लोग फिर से मिलेंगे अब रात में 8:30 बजे। ठीक है तो क्लास को करते रहिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई होता है, क्लास को नहीं छोड़ना है। और इस एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है चलिए समाप्त कर रहे हैं क्लास को।